नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल 101 में। मेरा नाम है संदीप। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। अनअकैडमी के इस सेशन के अंदर हम सॉइल मैकेनिक्स जो है इसके मेंस के क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अनअकैडमी ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे कि अनअकैडमी के ऊपर जो भी हमारे सेशन होते हैं वो सारे आप लाइव देख पाए। चाहे वो अनअकैडमी के फ्री सेशन जिन्हें हम स्पेशल क्लास के नाम से जानते हैं, चाहे वो अनअकैडमी के पेड सब्सक्रिप्शन वाले हों। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे बैचेस जो है वो चल रहे हैं, जिनके अंदर अलग अलग एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ा रहे हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। अभी मेरे बैचेस नहीं आ रहे, जैसे ही मेरे कोई बैच अगर आएंगे तो उसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे इस सेशन को। और क्वेश्चन नंबर 15 तक हम कर चुके थे, आपको होमवर्क दिए गए थे क्वेश्चंस। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। और हाँ जी, सभी को नमस्कार। और 3 तक किए थे, ऐसा तो नहीं था दोस्त। ये क्या था, 14 तक किए थे तो चलें आगे। फिर ये फॉर्मूले आपको याद करने के लिए बोले थे कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। एक तो कर ही चुके थे हम। लेट्स बिगिन फर्दर। A silty clay soil sample has silt particle 70%। 15 तक हो गए थे क्वेश्चन। शुरू करते हैं फटाफट आगे। A silty clay soil has silt particle 70%। सिल्ट के पार्टिकल्स जो हैं वो उसमें कितने हैं, 70% है। और उसके बाद उसकी लिक्विड लिमिट जो हमें बताई गई, एक्टिविटी पता करना है, लिक्विडिटी इंडेक्स पता करना है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स पता करना है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स पता करना है, और नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट जो आपको दिया गया है वो है 45%। सिंपल चीजों से शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आईपी की, तो वो हो जाएगा आपके पास लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट की वैल्यू आपको दी हुई है 70 और ये 40, तो आंसर आ गया हमारा 30%। दिस पार्ट इज डन। प्लास्टिसिटी इंडेक्स डन। उसके बाद आपसे बोला गया है कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स बताएं। कंसिस्टेंसी इंडेक्स की बात करें तो लिक्विड लिमिट माइनस नॉर्मल वाटर कंटेंट अपॉन लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट अपॉन लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो ये आपके पास आ जाएगा 25/30। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 5/6 आ जाएगा आपके पास। आई एल की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा 1 माइनस आई सी। इसका मतलब ये आपके पास आ जाएगा 1/6। नेक्स्ट, तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स हो गया, लिक्विडिटी इंडेक्स हो गया, एक्टिविटी बचा। एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो एक्टिविटी होता है कि आईपी अपॉन कितने परसेंट पार्टिकल क्ले साइज्ड के हैं। यहां पर मिस्टेक होती है, इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी यहीं पर है। क्वेश्चन में आपको दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया ये हुआ है कि सिल्ट 70% है। अगर किसी सिल्टी क्लेई सॉइल के अंदर, अगर किसी सिल्टी क्लेई सॉइल के अंदर सिल्ट 70% है, दैट मीन्स क्ले होगी 30%। क्ले का परसेंटेज 30 होगा, तो आपको बस वही यहां पर पुट करना था। आईपी की वैल्यू आपके पास कितनी, 30/30। सभी का यही आ रहा है आंसर।
कुछ और आ रहा है तो बताइए। लिक्विड लिमिट 50 है ना कि 70? 70% तो वो था, अच्छा 50 था, ओके माय बैड, फिर तो सारे आंसर ही गड़बड़ हो जाएंगे। लिक्विड लिमिट 70 नहीं 50 था। अगर ये 50 था तो मैं इसको रेड से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे यहाँ गड़बड़ हुई थी। ये अगर 50 था तो यहाँ पर भी 50 करेंगे, 50 माइनस दिस, तो ये हमारे पास आ गया 10%। एक्चुअली मुझे पास से इतना अच्छे से नहीं दिखता जितना आपको दिखता है, क्योंकि मेरे तो बिल्कुल ऐसे हो जाता है, ये ग्लेयर अलग आता है इस पे। तो 50 माइनस 45, 5 आ गया, डिवाइडेड बाय 10, 0.5, तो ये भी 0.5 आ जाएगा। प्लास्टिसिटी इंडेक्स 10 आ गया ना आईपी की वैल्यू तो। अब ये बचा यहाँ पे, इसको भी करेक्ट कर देते हैं। आईपी अपॉन कितने परसेंट पार्टिकल क्ले साइज के हैं, तो 30, तो एक्टिविटी आपकी आ गई 0.33। 15 नंबर गए सर के मेंस में। नहीं, मैं तो आपको एक चीज़ सिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे मैंने जान के 70 की जगह 50 लिखा था, ये चेक करने के लिए कि कितने लोग ढंग से क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो ये नंबर आपके जा सकते थे। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल वर डिटर्मिन्ड बाय परफॉर्मिंग टेस्ट ऑन क्ले सैंपल, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, लिक्विड लिमिट, डाया ऑफ 60% साइज पार्टिकल, डाया ऑफ 10% साइज पार्टिकल, ये आपको दिया हुआ है। लिक्विडिटी कोफिशिएंट पता करना है आपको, और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, रिलेटिव कंसिस्टेंसी आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लिक्विडिटी कोफिशिएंट आईएल की बात करेंगे, तो आईएल आपके पास आ जाएगा नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। पता करके बताएं जल्दी से कितनी वैल्यू आएगी, या 1 माइनस आई सी लिख सकते हैं आप चाहें तो इसको। ये फॉर्मूला देखिए जल्दी से। प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू नहीं दी हुई है आपको, प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू 24%, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट 25, 24, लिक्विड 32, 24, ये पता कर लीजिए। CU की बात करेंगे अगर, तो वो हो जाएगा हमारा D60 बाय D10, तो वो 0.006 बाय 0.006, 1। रिलेटिव कंसिस्टेंसी बताना है अब आपको, आईसी की वैल्यू बतानी है। ये वैल्यू 0.125 आई, तो 1 माइनस 0.125। अब आप ये बताइए, ये क्वेश्चन आपको मुश्किल लगा क्या?
ये सेम क्वेश्चन एसएससी में आया था और ये था 15 मार्क्स में। कल जो भी क्वेश्चंस किए थे वो सारे ईएससी के थे, अब तक जितने भी क्वेश्चन किए थे लगभग ईएससी के थे। एसएससी का अगर क्वेश्चन होगा तो ऐसा क्वेश्चन होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट। द वैल्यूज ऑफ लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट आपको दे रखी है, आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं यहां पर। द वैल्यूज ऑफ लिक्विड लिमिट, पहले लिक्विड लिमिट की वैल्यू 60, फिर उसके बाद प्लास्टिक लिमिट तो 30, फिर उसके बाद 20% श्रिंकेज लिमिट। इफ अ सैंपल ऑफ सॉइल हैज अ वॉल्यूम ऑफ 40 सेंटीमीटर क्यूब at liquid limit and 23.5 सेंटीमीटर क्यूब एट श्रिंकेज लिमिट। दोबारा से देखते हैं कि उसने हमें बोला कि उसका वॉल्यूम है 40 सेंटीमीटर क्यूब, और यहां पर अगर श्रिंकेज लिमिट पे बात करें हम तो 23.5 है उसका वॉल्यूम। Then determine shrinkage ratio, volumetric shrinkage and specific gravity of solid। श्रिंकेज रेशियो पता करना है, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज पता करना है और स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करनी है। Shall we start? एक एक करके पता करना शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रिंकेज रेशियो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपसे पूछा है उसने श्रिंकेज रेशियो। श्रिंकेज रेशियो की अगर हम बात करें तो श्रिंकेज रेशियो आपको बताया जाता है किससे, कि चेंज इन वॉल्यूम कितना आया, चेंज इन वॉल्यूम कितना आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ड्राई वॉल्यूम। अब V1 माइनस V2 अगर हम कर रहे हैं तो यहां पे हम कौन सा वॉल्यूम ले रहे हैं, आपको पता है कि जब तक सॉइल सैचुरेट होती ही है तो उस वक्त जो वाटर कंटेंट होता है वो तो श्रिंकेज लिमिट के बराबर हो जाता है, लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो उस वक्त ड्राई वॉल्यूम के बराबर ही होता है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि अगर इसको W1 इसको W2 बोल रहे हैं या इसको W1 इसको W2 बोल रहे हैं, तो वॉल्यूम उसी के करस्पॉन्डिंग V1 V2 हो जाएंगे, वॉल्यूम उसी के करस्पॉन्डिंग V1 V2 हो जाएंगे। तो आप इसके अंदर बता रहे हैं कि V1 माइनस V2, V2 की जगह मैं ड्राई लिख रहा हूं और नीचे तो आपको ड्राई के रिस्पेक्ट में कंपेयर करना ही है। तो चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन वाटर कंटेंट, यही तो लिखेंगे हम, इनटू 100। अब V1 हमारे पास कितना है, बाद में मतलब जो चेंज हो गया उसको लिख रहे हैं यहां पर, तो 40 है, और ड्राई के बराबर श्रिंकेज लिमिट तक तो वॉल्यूम ड्राई वॉल्यूम के बराबर ही रहता है, तो 40 माइनस 23.5 डिवाइडेड बाय 23.5 डिवाइडेड बाय वाटर कंटेंट 60 से 20 गया, मल्टीप्लाइड बाय 100। बता दीजिए कि श्रिंकेज रेशियो कितना आएगा। वन पॉइंट सेवन डबल फाइव श्रिंकेज रेशियो आ गया। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज की अगर हम बात करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज में आप ये देखें कि आपसे पूछा है उसने V1 माइनस BD विद रिस्पेक्ट टू ड्राई वॉल्यूम कितना चेंज आया, इनटू 100% में अगर बताना चाहें तो आपको वैल्यूज बस लिखनी है 40 माइनस 23.5 बाय 23.5 इंटू 100, 70.21
टू 1%। स्पेसिफिक ग्रेविटी जी का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, जी इज इक्वल टू 1/1/r माइनस WS, 1/1 श्रिंकेज रेशो की वैल्यू आपके पास 1.75 और माइनस WS 20%। आंसर बता दीजिए। टू 2.9, 2.7। क्वेश्चन खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, मतलब नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ जाता है इफेक्टिव स्ट्रेस वाला। इफेक्टिव स्ट्रेस से रिलेटेड अगर हम बात करें तो कुछ केसेस बनते हैं, वो सारे केस देख लेंगे, फिर मेंस के क्वेश्चन जैसे मर्जी आ जाए हम आराम से उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। सबसे पहला केस आता है सबमर्ज सॉइल मास का, कि अगर आपको सॉइल मास जो दिया गया है वो सबमर्ज दिया गया है। लेयर्स के नाम मैंने पहले से लिख दिए हैं कि 1 2 3 लेयर है। सॉइल जो थी उसकी खुद की थिकनेस तो थी h, और उसके ऊपर h1 डेप्थ का वाटर प्रेजेंट था, यानी कि सबमर्ज्ड है। जैसा कौन से केस में सबमर्ज सॉइल मास की अगर हम बात करें, कि जैसे रिवर्स के केस में होता है कि रिवर जो होती है उसका बेड जो होता है वहां तक सॉइल है, उससे ऊपर पानी प्रेजेंट है। लेक्स जो होती हैं तो लेक का बेड यहां तक है, उसके ऊपर पानी प्रेजेंट है। तो रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, कोई भी वाटर बॉडी है उनकी बात कर रहे हैं, तो उनके केस में इसके फ्लक्चुएशंस के कारण कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो स्ट्रेसेस इन सॉइल मास के अंदर सबसे पहला केस सबमर्ज सॉइल मास, पानी के अंदर पूरा सबमर्ज्ड है। तो इस केस में अलग अलग लेयर्स पर अगर आप स्ट्रेसेस देखते हैं तो अलग अलग लेयर्स पर स्ट्रेसेस कितने आएंगे। एक चीज आपको बेसिक पता होगी कि हमारे पास टोटल स्ट्रेस जो इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है वो किसके बराबर, टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर के बराबर होता है। टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर के बराबर होता है। अब इसी में हमने सबसे पहले अगर टोटल स्ट्रेस फर्स्ट लेयर पर 0, एट लेयर 1 1 की अगर हम बात करेंगे तो टोटल स्ट्रेस 1 पर 0, पोर वाटर प्रेशर 1 पर 0, इफेक्टिव स्ट्रेस 1 पर 0 हो जाएगा। अब अगर एट 2 2 की बात करेंगे तो 2 2 लेयर के ऊपर टोटल स्ट्रेस कितना आ जाएगा, इस वाटर की वजह से आएगा, कितना आएगा, गामा W इंटू H1। पोर वाटर प्रेशर 2 2 के ऊपर कितना आएगा, वो वाटर की वजह से गामा W इंटू H1। इफेक्टिव स्ट्रेस अगर आप देखेंगे तो वो 0 आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस लेने पर। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव इज इक्वल टू टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस वहां एक्ट करता है जहां पर सॉइल होती है। इफेक्टिव स्ट्रेस वहां एक्ट करता है जहां पर सॉइल होती है। इफेक्टिव स्ट्रेस एक्ट्स where soil exists, जहां पर सॉइल एग्जिस्ट करती है वहीं पर इफेक्टिव स्ट्रेस होता है। नेक्स्ट एट लेयर 3 3 की अगर हम बात करें, एट लेयर 3 3, तो यहां पर टोटल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गामा W इंटू H1 प्लस गामा सैचुरेटेड, क्योंकि ये सॉइल अब यहां पर सैचुरेटेड होगी तो इसीलिए इसका गामा सैचुरेटेड लिखेंगे, गामा सैचुरेटेड इंटू H। पोर वाटर प्रेशर की अगर हम बात करेंगे तो पोर वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा, गामा W इंटू H1 प्लस गामा W इंटू H। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, दोनों का डिफरेंस लेने पर आपके पास गामा W इंटू H1 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू H माइनस गामा W इंटू H1 प्लस गामा W इंटू H। तो गामा W इंटू H1 से गामा W इंटू H1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, गामा सैचुरेटेड इंटू H माइनस गामा W इंटू H, जिसे कि हम क्या लिख सकते हैं, गामा सबमर्ज्ड इंटू H लिख सकते हैं। गामा सैचुरेटेड इंटू H माइनस गामा W इंटू H को क्या लिख सकते हैं, गामा सबमर्ज्ड इंटू H। इट मीन्स दैट कि जो यहां पर इफेक्टिव स्ट्रेस होगा एट लेयर 3 3, उसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कि इस वाटर लेवल की हाइट क्या है, तो यहां पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है H1 के ऊपर। इफेक्टिव स्ट्रेस एट द लेयर 3 डज नॉट डिपेंड ऑन
द डेप्थ ऑफ वाटर अबव इट। क्लियर? तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके डायग्राम्स ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले टोटल स्ट्रेस का डायग्राम, टोटल स्ट्रेस की बात करते हैं। सबसे पहले टोटल स्ट्रेस 1 पर 0, इस पे गामा डब्ल्यू इंटू H1 और फिर उसके बाद ये और ऐड हो जाएगा। अगर हम मैं रेफरेंस के लिए भी लाइंस ड्रॉ कर देता हूं, इस लाइन को जस्ट रेफरेंस के लिए अगर मैंने ऐड कर दिया, अब वैल्यूज देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूं। इस वैल्यू को मैंने लिखा 1 लेयर पर 0, ये टोटल स्ट्रेस का डायग्राम है। 1 पर 0, फिर 2 के ऊपर अगर हम देखेंगे तो 2 पे गामा डब्ल्यू इंटू H1, तो ये वाली वैल्यू जो है ये है गामा डब्ल्यू इंटू H1। फिर सेम ये गामा डब्ल्यू इंटू H1 यहां कैरी हो जाएगी। इसकी अगर हम बात करेंगे तो 3 लेयर पर गामा डब्ल्यू इंटू H1 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू H था, गामा डब्ल्यू इंटू H1 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू H, ये आ गया टोटल स्ट्रेस डायग्राम। फिर उसके बाद पोर वाटर प्रेशर की बात करेंगे। पोर वाटर प्रेशर डायग्राम, पोर वाटर प्रेशर डायग्राम ड्रॉ करेंगे जब, तो पोर वाटर प्रेशर डायग्राम तो सेम स्लोप ही चलेगा। आप चाहें तो रेफरेंस के लिए यहां पर ऐसे बना सकते हैं, ये शो करने के लिए कि इतना स्ट्रेस कौन सा है। ये यहां पे ये आपके पास गामा डब्ल्यू इंटू H1, ये आपके पास गामा डब्ल्यू इंटू H1 और ये गामा डब्ल्यू इंटू H, ये मतलब टोटल ऐड होके गामा डब्ल्यू इंटू H1 प्लस गामा डब्ल्यू इंटू H हो गया। इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करें, देखिए इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम बनाने के लिए आपको सिंपली वैल्यूज देखनी है। 1 पर 0, 2 पर भी 0, 3 पर आकर के कुछ हो रहा है वो, और 3 पे आके कितना हुआ, गामा सबमर्ज्ड इनटू H, ये बन गया इफेक्टिव स्ट्रेस का डायग्राम। फर्स्ट केस सबको क्लियर है? क्लियर? आगे बढ़े। सर इंपॉर्टेंट कमेंट्स नहीं पढ़ते, एक तो तुम निब्बियों की तरह लगे रहो, जो अभी जो काम चल रहा है, जो पढ़ाई जब करनी होती है वो तो हमें पढ़ना नहीं होता, हमें XYZ चीज़ें पूछनी होती हैं। कुछ भी आपको पहले भी ऑलरेडी बता दिया गया है, जो भी चीज़ें आपको चैलेंज करनी है वो आप चैलेंज कर दीजिए, वो आप करेंगे कोई भी करेगा, तो वो आप चैलेंज कर सकते हैं। जो भी फ़ी पे करनी है वो सर के पास तो जा नहीं रही, SSC के पास जा रही है, तो आप उनसे क्वेश्चन कीजिए, ठीक है? ये SSC से आपको करना है। मैंने पिछले सेशन में जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं ऑलरेडी आंसर्ड होते हैं, लेकिन आप सारे सेशन देखते नहीं है, एकदम से किसी सेशन में एंटर हुए, धड़ाधड़ वही कॉपी पेस्ट, फिर उसके बाद अब मास्टर आंसर नहीं दे रहा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट केस पर चलते हैं। दूसरा केस आता है सॉइल मास विद सरचार्ज का। सॉइल मास विद सरचार्ज की अगर हम बात करें तो इस केस में सबसे पहले लेयर बाय लेयर लिख लेते हैं। एड 1 एड लेयर 1। फर्स्ट लेयर की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट लेयर के ऊपर आते ही टोटल स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ गई? टोटल स्ट्रेस यहां पर Q है, सरचार्ज लग रहा है यहां पर इसके ऊपर,
कोई भी एक्सटर्नल स्ट्रेस जो है वो लग रहा है यहाँ पर, तो Q। फिर अगर हम बात करें पोर वाटर प्रेशर वन लेयर पर 0, इफेक्टिव स्ट्रेस वन लेयर के ऊपर अगर हम देखेंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो वो Q ही आ जाएगा। फिर अगर हम चलेंगे एट लेयर 2, एट लेयर 2 की अगर हम बात करें तो सेकेंड वाली लेयर के ऊपर अगर हम टोटल स्ट्रेस की बात करेंगे तो टोटल स्ट्रेस किसकी वजह से होगा, एक तो इस सरचार्ज की वजह से, एक जो यहां पर सॉइल प्रेजेंट होगी इसकी वजह से, तो वो कितना होगा, वो होगा Q प्लस यहां पर जो भी सॉइल का गामा है, यूनिट वेट है जो भी इसका, तो Q प्लस गामा बल्क लिख सकते हैं इसको, गामा बल्क इंटू H1, ये आ गया। पोर वाटर प्रेशर की अगर हम बात करेंगे सेकेंड लेयर के ऊपर, तो पोर वाटर प्रेशर सेकेंड लेयर तक अभी तक पानी नहीं आया है, तो सेकेंड लेयर में अभी तक पानी नहीं आया है, तो इसको हमने 0 लिख दिया, इसको 0 से डिनोट कर दिया कि यहां पर नहीं है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस भी क्या हो गया, सेकेंड लेयर तक टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो Q प्लस गामा बी इंटू H1। नेक्स्ट एट लेयर 3, लेयर 3 की अगर हम बात करें तो 3 लेयर के ऊपर अब यहां पर सॉइल सैचुरेट होनी शुरू हो चुकी है। जब सॉइल सैचुरेट हो चुकी है, सॉइल जब सैचुरेट हो चुकी है, तो एट लेयर 3 की अगर हम बात करें एट लेयर 3 टोटल स्ट्रेस होगा Q प्लस गामा बी इंटू H1 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू H के बराबर। पोर वाटर प्रेशर 3 तक पहुंचते पहुंचते गामा W इंटू H के बराबर होगा, और इफेक्टिव स्ट्रेस लेयर 3 के ऊपर अगर आप कैलकुलेट करेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास आ जाएगा Q प्लस गामा बी इंटू H1 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू H गामा W इंटू H। इन दोनों का डिफरेंस अगर कर लिया हमने तो ये बन जाएगा गामा सबमर्ज्ड इंटू H। क्लियर? डन, ये हमारे पास यहां तक हो गया। उसके बाद आप देखिए टोटल स्ट्रेस का डायग्राम, Q तो हर जगह चल रहा है, तो मतलब Q वाला स्ट्रेस तो यहां पे रहेगा ही रहेगा, या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि ये हर जगह रहेगा, चाहे ऐसे पहले नहीं बनाए तो वैसे बना लीजिएगा कि यहां से यहाँ Q डिनोट कर दिया आपने कि 1 पे Q है। फिर 2 पे कितना है, 2 पे है Q प्लस गामा बी इंटू H1, तो Q तो यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिखा हमने गामा बी इंटू H1, तो वो आपने यहां से यहां ऐसे ये शो कर दिया कि ये इतना स्ट्रेस का अमाउंट क्या है, Q प्लस गामा बी इंटू H1। 3 पर क्या आ गया, गामा सैचुरेटेड इंटू H भी ऐड हो गया, तो 3 पर क्या आ गया, अगर आप ऐसे रेफरेंस के लिए बनाते हैं तो आपको पता है यहां पर स्ट्रेस इस 3 लेयर पर किसकी वजह से था, एक तो Q की वजह से तो Q लिख दिया, एक गामा बी इंटू H1 की वजह से तो गामा बी इंटू H1 लिख दिया, एक किसकी वजह से, गामा सैचुरेटेड इंटू H की वजह से। ये आ गया, ये हमारा डायग्राम हो गया किसका, पोर वाटर टोटल स्ट्रेस का। अब पोर वाटर प्रेशर का डायग्राम बनाते हैं। पोर वाटर प्रेशर के अंदर आपको पता है जहां पानी होगा वहीं पर पोर वाटर प्रेशर डायग्राम बनेगा, तो पोर वाटर प्रेशर डायग्राम कुछ इस प्रकार से, पोर वाटर प्रेशर डायग्राम कुछ इस प्रकार से हमने बना दिया। अब जब ये पोर वाटर प्रेशर डायग्राम हमारा बना, इस पोर वाटर प्रेशर डायग्राम के अंदर वैल्यूज पुट कर दीजिए। वैल्यूज पुट की तो यहां पर पानी शुरू हुआ था 0, यहां पर कितना आया 3 के ऊपर गामा W इंटू H, ये आ गया। अब हम बात करेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस की। इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करेंगे अगर, तो इफेक्टिव स्ट्रेस टॉप पर कितना था, 1 लेयर पर Q था, तो 1 पर Q ही था। फिर 2 पर आते आते Q प्लस गामा बी इंटू H1 हो गया, तो Q प्लस गामा बी इंटू H1 हो गया, वही सेम लिखते चलेंगे।
कि यहाँ पर Q था, फिर यहाँ पर Q प्लस गामा B इंटू H1 हो गया, और ये सेम यहाँ पर कंटिन्यू हो जाएंगे। और नेक्स्ट कितना और ऐड हो गया, गामा सबमर्ज्ड इनटू H। ये वाला पोर्शन हमारे पास गामा सबमर्ज्ड इनटू H। अब मैंने इंडिविजुअल पोर्शन करके दिखा दिए, आप चाहते तो आप इस पूरे को ऐसे लिख देते ऐसे करके कि ये वैल्यू कितनी आई, Q प्लस गामा B इंटू H1 प्लस गामा सबमर्ज्ड इनटू H। समझ में आ गया? तो सॉइल मास के ऊपर सरचार्ज, सॉइल मास विद सरचार्ज जेंटली रखा, प्लेस जेंटली, एंड इफेक्टिव स्ट्रेस इज बीइंग कैलकुलेटेड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम या आफ्टर मैनी ईयर्स। तो ये वाला केस है, बहुत सालों बाद जाकर के हम अब इसका इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं, बहुत सारे ईयर्स के बाद कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा इसके अंदर सॉइल मास विद सरचार्ज में एक केस था, प्लेस जेंटली एंड इफेक्टिव स्ट्रेस इज बीइंग कैलकुलेटेड आफ्टर मेनी इयर्स। सेकंड केस इसके अंदर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड केस इसके अंदर ये डिस्कस कर रहे हैं सॉइल मास विद सरचार्ज प्लेस्ड इंस्टेंटेनियसली, या फिर इफेक्टिव स्ट्रेस is calculated immediately। इफेक्टिव स्ट्रेस को इमीडिएटली कैलकुलेट किया जा रहा है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस को अगर इमीडिएटली कैलकुलेट करेंगे जैसे ही सरचार्ज रखा तभी, तो उसके कारण क्या होगा, सबसे पहले अगर हम एट लेयर 1 1 की बात करें,
एट लेयर 1। लेयर 1 पर टोटल स्ट्रेस की वैल्यू Q, पोर वाटर प्रेशर है ही नहीं यहां पर, तो इफेक्टिव स्ट्रेस भी कितना Q रहेगा, कोई चेंज नहीं आने वाला इस पे। अब अगर हम बात करेंगे लेयर 2 पर, अब जब ये सडनली रखा है, अगर ये इंस्टेंटेनियसली रखा है, तो हम इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि एक्सेस पोर वाटर प्रेशर विल बी डेवलप्ड, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर विल बी डेवलप्ड इक्वल टू सरचार्ज, Q के बराबर एक्सेस पोर वाटर प्रेशर UE की वैल्यू डेवलप होगी, वो हमें कंसीडर करनी होगी। एट लेयर 1 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अब इसे मैं 2 प्लस कह दूंगा और इसे मैं 2 माइनस कह दूंगा। 2 से जस्ट ऊपर कोई लेयर है, 2 से जस्ट नीचे कोई लेयर है, तो एट लेयर 2 प्लस लेयर की बात हो रही है, 2 से जस्ट ऊपर वाटर है नहीं, तो इफेक्ट टोटल स्ट्रेस 2 प्लस पर कितना होगा, यहां पर 2 प्लस पर होगा एक तो Q प्लस गामा बल्क इनटू H1 के बराबर। पोर वाटर प्रेशर 2 प्लस तक 0 होगा। आपको पता है कि पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू किसके बराबर होती है, UH प्लस UE, हाइड्रोस्टैटिक वाला पोर वाटर प्रेशर और एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक वाला तो गामा W इंटू H के बराबर होता है, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो होता है वो एक्सटर्नली सडन लोड जो लगाया है उसके बराबर होता है, तो वो अभी तक तो यहां पे कोई पानी है ही नहीं, तो 0 ही चल रहा है। इफेक्टिव स्ट्रेस अगर हम देखेंगे 2 प्लस पर, तो वो भी सेम ही चलेगा, Q प्लस गामा B इंटू H1 के बराबर चलेगा। अब नेक्स्ट केस देखिए, अगर आप ये बोलेंगे कि एट लेयर 2 माइनस पे अगर आपको पता करना है, तो 2 माइनस पे टोटल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी। 2 माइनस मतलब अब इस लेयर से जस्ट थोड़ा सा नीचे आए हैं, तो टोटल स्ट्रेस तो Q प्लस गामा B इंटू H1 ही होगा। टोटल स्ट्रेस तो वही होगा, टोटल स्ट्रेस कितना लग रहा है, तो यहां पे ये वैल्यू हो गई आपके पास। अब अगर आप बात करेंगे पोर वाटर प्रेशर की, तो पोर वाटर प्रेशर 2 माइनस पर एक तो होगा हाइड्रोस्टैटिक वाला, एक होगा एक्सेस वाला। अब हाइड्रोस्टैटिक वाले का मतलब 2 से जस्ट थोड़ा सा नीचे आओ, पीजोमीटर लगाओ, बहुत ही नेग्लिजिबल हाइट बनेगी, तो H इंटू गामा W, तो वो तो 0 हो जाएगा आपके पास, तो H इंटू गामा W 0। बचा क्या, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, तो इसकी वैल्यू आपके पास यहां पर Q के बराबर आएगी, वो Q के बराबर आएगी। अब अगर आप इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करने चलेंगे 2 माइनस पर, तो टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो आपके पास वैल्यू आएगी गामा B इंटू H1 के बराबर। समझ में आ रहा है आपको? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर आपके सेट क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है ही नहीं, ये केस है। तो जितने भी केस इफेक्टिव स्ट्रेस से रिलेटेड बनते हैं हम सारे डिस्कस कर लेंगे। कहीं भी मैंने कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं पुट किया है, जेनेरिक वैल्यूज लिख रहे हैं। एग्जाम में आपको न्यूमेरिक वैल्यूज मिलेंगी, तो अगर आपको मेथड पता है, पैटर्न पता है, तो आप आराम से वो वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मैं तो जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं, जो भी केस पॉसिबल है, वो सारे डिस्कस कर लेंगे हम यहाँ पर, तो जिससे आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वाला केस समझ में आया या नहीं आया, ये बता दीजिए। ये वाला केस समझ में आ गया? U2 माइनस, आप चाहें तो डिटेल में लिखिए इसको, U2 माइनस इज इक्वल टू UH प्लस UE। UH की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि गामा W इंटू राइज ऑफ वाटर इन पीजोमीटर, तो इससे नीचे कितना ही राइज होगा यहाँ पर, तो UH तो 0 हो जाएगा इस केस में, लेकिन एक्सेस पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू एक्सटर्नली लगाए हुए स्ट्रेस के बराबर आ जाएगी। अब आते हैं 3 पर। एट लेयर 3 की अगर हम बात करेंगे, तो एट लेयर 3 पर जैसे ही पहुंचे, तो टोटल प्रेशर कितना होगा, एक तो Q की वजह से, एक गामा B इंटू H1 की वजह से, और एक गामा सैचुरेटेड इंटू H की वजह से। पोर वाटर प्रेशर 3 पर वो होगा हाइड्रोस्टैटिक वाला प्लस एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक वाला होगा कि यहां पर ये डेप्थ ऑफ वाटर कितना है, H इंटू गामा W, और प्लस पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर इस सॉइल में कितना होगा, जितना सडनली अप्लाइड लोड है, ये सडनली अप्लाइड प्रेशर है, उसके बराबर। अगर हम इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करने चलेंगे, तो दिस माइनस दिस कर लीजिए आप, तो ये Q में से Q माइनस हो जाएगा, गामा B इंटू H1
प्लस ये गामा सैचुरेटेड इंटू एच, इसमें से जब एच इंटू गामा डब्ल्यू जाएगा तो आपके पास बन जाएगा गामा सबमर्ज्ड इंटू एच, गामा सबमर्ज्ड इंटू एच, गामा सैचुरेटेड इंटू एच माइनस जब एच इंटू गामा डब्ल्यू होगा तो गामा सबमर्ज्ड इंटू एच हो जाएगा। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया। क्लियर, सारे स्ट्रेसेस की वैल्यू आ गई। अब टोटल स्ट्रेस डायग्राम, टोटल स्ट्रेस डायग्राम के अंदर हमें क्या करना है, टोटल स्ट्रेस डायग्राम के अंदर पहले Q था, फिर उसके बाद Q प्लस गामा बी इंटू H1 हुआ, फिर उसके बाद उसमें यहां पर भी 2 पर भी इतना ही रहा, 2 प्लस पे और 2 माइनस पे भी इतना ही रहा, फिर गामा सैचुरेटेड इंटू H ऐड हो गया, तो ये आ गई वैल्यू। अगर चाहें तो इनको इंडिविजुअली भी ऐसे मेंशन कर दीजिए। देखिए तो यहां पर Q था, यहां पर Q प्लस गामा बी इंटू H1 था, ऊपर भी इतना, 2 प्लस पर भी इतना, 2 माइनस पर भी इतना, तो यहां 2 माइनस पर भी गामा बी इंटू H1 ही रहा, गामा बी इंटू H1 प्लस Q ही रहा, फिर ये Q, ये गामा बी इंटू H1 और ये हो गया आपका गामा सैचुरेटेड इंटू H। यहां पे ये आ गया हमारे पास टोटल स्ट्रेस का डायग्राम। अब अगर हम बात करते हैं पोर वाटर प्रेशर की, तो पोर वाटर प्रेशर देखिएगा, पोर वाटर प्रेशर ऊपर पानी था ही नहीं तो जीरो। अभी ये किसका डायग्राम, पोर वाटर प्रेशर, पानी था ही नहीं तो जीरो। अगर हम बात करेंगे 2 प्लस की, अगर हम देखेंगे 2 प्लस के ऊपर तो पोर वाटर प्रेशर कितना, जीरो है, इस 2 वाली लाइन से जस्ट ऊपर, वाटर है ही नहीं तो जीरो है। जैसे ही इस वाली लाइन में एंटर किए हम, तो अब पोर वाटर प्रेशर कितना दिखा हमें यहां पर, 2 माइनस में, 2 माइनस में Q के बराबर दिखा, तो एकदम से Q के बराबर हो गया, ये Q के बराबर लिख दिया हमने यहां, 2 माइनस में Q के बराबर हो गया यहां पे, 2 माइनस वाले पॉइंट के ऊपर। अब Q पे हो गया, फिर उसके बाद 3 पर पहुंचते पहुंचते Q प्लस H इंटू गामा डब्ल्यू हो गया, तो बस इसको ऐसे लिख देंगे कि ये हो गया Q प्लस H इंटू गामा डब्ल्यू। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस की, तो इफेक्टिव स्ट्रेस के केस में इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम देखिएगा, ये इंटरेस्टिंग बनेगा। इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम में ही गलती होती है, 1 के ऊपर इफेक्टिव स्ट्रेस कितना, Q के बराबर, तो 1 का इफेक्टिव स्ट्रेस Q के बराबर लिख देते हैं, साथ के साथ लिखते चलेंगे, ये Q के बराबर लिखा। 2 प्लस 2 के जस्ट ऊपर तक कितना था, Q प्लस गामा बी इंटू H1 था, 2 के जस्ट ऊपर तक कितना था, टू प्लस तक बात कर रहे हैं, 2 प्लस तक था Q प्लस गामा बी इंटू H1 था। 2 से जैसे ही नीचे आए 2 माइनस पे पहुंचे, तो 2 माइनस पे गामा बी इंटू H1 ही बच गया, 2 माइनस पे आए जैसे ही, तो वैसे ही गामा बी इंटू H1 बच गया। और अब अगर नीचे पहुंचे जैसे ही यहां, तो 3 पर आते ही गामा बी इंटू H1 प्लस गामा सबमर्ज्ड इंटू H। ये समझ में आया या नहीं आया, ये लास्ट वाला पोर्शन समझ में आया या नहीं आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां गलती होती है अगर टफ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया तो, जहां पर भी पोर वाटर प्रेशर शुरू होता है या वाटर टेबल शुरू होती है, अगर क्वेश्चन में दिया गया कि सडन लोड लगाया गया, सडन सरचार्ज लगाया गया, इंस्टेंटेनियसली लोड रखा, या फिर जैसे ही लोड लगा है तो उसके कुछ टाइम बाद ही, इंस्टेंटेनियसली ही, इमीडिएटली ही अगर आपसे इफेक्टिव स्ट्रेस पूछ रहा है, तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर आता है, जिसकी वैल्यू एक्सटर्नली लगाए हुए स्ट्रेस के बराबर होती है। पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक प्लस एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। तो हाइड्रोस्टैटिक वाला तो ऐड कर ही रहे हैं, ये H इंटू गामा डब्ल्यू वाला,
एक्सेस पोर वाटर प्रेशर भी ऐड करेंगे। क्लियर? 2 माइनस वाला रिपीट करना है, दोबारा सुन लीजिए। 2 माइनस में अब हो क्या रहा है, आप जैसे ही कोई सॉइल के अंदर अगर होते हैं, आप जैसे ही किसी सॉइल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इस सॉइल के अंदर अगर यहां से वाटर टेबल शुरू हो रही थी, अगर वाटर का वैसे प्रेशर देखें कि यहां पे पीजोमीटर लगाएंगे अगर हम, तो पीजोमीटर में बहुत ही नेग्लिजिबल सी हाइट मिलेगी वाटर की। यहां पे पीजोमीटर लगाया तो आपको पता है ग्राउंड वाटर टेबल जहां तक है उतना राइज आपको मिलेगा, ये एच राइज आपको मिलेगा। तो आपने बोला यू एच की वैल्यू हो गई गामा डब्ल्यू इंटू एच के बराबर। लेकिन यहां पे अगर यू एच देखेंगे तो वो यू एच यहां कितना होगा, नेग्लिजिबल सी हाइट है तो लगभग 0 इंटू गामा डब्ल्यू, तो वो 0 ही आ जाएगा, नेग्लिजिबल सा राइज मिलता है। तो ये तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। अगर आपने सडनली सरचार्ज लगाया, सडन लोड लगाया, तो जितना स्ट्रेस सडनली लगा है उसी स्ट्रेस के बराबर जहां से ही वाटर शुरू हो रहा है, मतलब पूरे वाटर के अंदर थ्रू आउट हर जगह के ऊपर एक एक्सेस पोर वाटर प्रेशर आ जाएगा, जो कि एक्सटर्नली लगाए हुए प्रेशर या स्ट्रेस के बराबर होगा। वो हर जगह से लगेगा, जहां से ही वाटर शुरू हो रहा है वहीं से लगना शुरू हो जाएगा वो। क्लियर? आगे चले, ये केस समझ में आ गया, ये थोड़ा सा ट्रिकी था। नेक्स्ट केस, ये सब इंटरमिक्स क्यों हो गए? Anyways, just leave it. Just give me one moment. मैं सेम क्वेश्चन दोबारा अपलोड करता हूँ। देखिए, व्हेन वाटर टेबल इज राइजिंग, अगर वाटर टेबल राइज कर रहा है, नेक्स्ट केस हमारा आ जाता है केस 3, व्हेन वाटर टेबल इज राइजिंग। वाटर टेबल अगर राइज करता है तो उस केस में क्या होगा, हमने यहाँ पर फिर से वही लेयर्स बना दी कि वाटर टेबल 1 से 2 तक पहुंचा, तो ये कोई लेयर सी है, तो इस लेयर सी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी बात कर रहे हैं। सो व्हेन वाटर टेबल इज एट 1, वाटर टेबल 1 पे थी जब, तो उस वक्त इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पे कितना होगा। फिर केस 2 में हम देख लेंगे कि वाटर टेबल अब 2 तक जा चुकी है, तो उस केस में इफेक्टिव स्ट्रेस सी पे कितना होगा। मतलब ग्राउंड वाटर टेबल जब यहां से यहां शिफ्ट हुई तो इस लेयर के अंदर क्या इफेक्ट आ रहे हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो देख रहे हैं हम यहां पर। तो इफेक्टिव स्ट्रेस डायरेक्टली लिखूंगा अब मैं, इफेक्टिव स्ट्रेस लेयर सी के ऊपर हम बता रहे हैं, डायरेक्टली लिखेंगे लेयर सी पर, कब, जब ग्राउंड वाटर टेबल 1 पर थी, किसके बराबर, टोटल स्ट्रेस सी पर कितना था। तो टोटल स्ट्रेस सी पर कितना था, सी तक पहुंचते पहुंचते अगर ये पूरी लेयर H1 थी, अभी ग्राउंड वाटर टेबल कहाँ है, व्हेन ग्राउंड वाटर टेबल इज एट 1, ग्राउंड वाटर टेबल 1 पर ही है,
तो H1 इंटू गामा बी प्लस H इंटू गामा सैचुरेटेड, क्योंकि अब ये सॉइल यहां तक की तो सैचुरेटेड ही है, H इंटू गामा सैचुरेटेड टोटल आ गया। पोर वाटर प्रेशर कितना आएगा, पोर वाटर प्रेशर H इंटू गामा W आएगा। तो यहां पर हमारे पास H1 इंटू गामा बी प्लस H इंटू गामा सबमर्ज्ड बन जाएगा। ये गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W जो है ये क्या बन जाएगा, गामा सबमर्ज्ड बन जाएगा। अब ग्राउंड वाटर टेबल यहां से शिफ्ट हो गई है 2 पर, H हाइट से, स्मॉल h हाइट से राइज कर गई है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस बताएंगे C पर कब, जब ग्राउंड वाटर टेबल है सेकंड पर। तो इस केस में अब ये वाली डेप्थ कितनी बची सॉइल की, जो कि बल्क कंडीशन में है या फिर सैचुरेटेड नहीं है, तो वो बची H1 माइनस स्मॉल h। तो आप लिखेंगे कि टोटल स्ट्रेस H1, टोटल स्ट्रेस लिखेंगे H1 माइनस स्मॉल h इंटू गामा बी प्लस, अब ये सॉइल भी सैचुरेटेड, ये सॉइल भी सैचुरेटेड, तो अब आप इसमें लिख देंगे स्मॉल h प्लस कैपिटल H वाली डेप्थ जो है, ये डेप्थ प्लस ये डेप्थ, इसको गामा सैचुरेटेड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तो आ गया टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। अब वाटर कितनी डेप्थ तक है, स्मॉल h प्लस कैपिटल H डेप्थ तक वाटर पहुंच गया, तो आप लिखेंगे इस तरीके से। अब आप यूं देखें H1 माइनस एच इंटू गामा बी, ये एज इट इज ही रहेगा, स्मॉल h प्लस h, स्मॉल h प्लस h, गामा सैचुरेटेड गामा W। तो स्मॉल h प्लस h अगर मैं कॉमन ले लूं, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W क्या बन जाएगा, गामा सबमर्ज्ड बन जाएगा। ये आया हमारे पास, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर हमें बताना है कि चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस किसके बराबर आ रहा है, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस किसके बराबर आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि देयरफॉर चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस एट लेयर C विल बी इक्वल टू, जितना इफेक्टिव स्ट्रेस यहां पर था, इफेक्टिव स्ट्रेस एट C जब ग्राउंड वाटर टेबल 1 पर थी, इफेक्टिव स्ट्रेस एट C जब ग्राउंड वाटर टेबल 2 पर आ गई, दोनों को डिफरेंस ले लीजिए। दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन अजीब सी दिखेगी लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। इस इक्वेशन को मैं पहले लिख रहा हूं, तो H1 गामा बी प्लस H इंटू गामा सबमर्ज्ड, ये आ गया। अब मैं दूसरे कलर में सेकेंड इक्वेशन को लिख देता हूं। सेकेंड कलर में देखिएगा H1 माइनस H इंटू गामा बी, और इस पूरे के आगे अब ये माइनस आने वाला है, या फिर चाहे तो इसको अब इसी में ऐसे ही रख दीजिए, माइनस H1 माइनस स्मॉल h गामा बी प्लस स्मॉल h प्लस कैपिटल H गामा सबमर्ज्ड, H1 गामा बी माइनस, ये आपके पास बन जाएगा H1 गामा बी, ये बन जाएगा प्लस H गामा बी, और ये आपके पास बन जाएगा माइनस H गामा सबमर्ज्ड, और ये माइनस कैपिटल H गामा सबमर्ज्ड। H1 गामा बी, H1 गामा बी, कैपिटल H इंटू गामा सबमर्ज्ड, कैपिटल H इंटू गामा सबमर्ज्ड, ये बना। बचा क्या, स्मॉल h, बचा क्या, स्मॉल h गामा बी माइनस गामा सबमर्ज्ड। अब आपको ये पता है कि गामा बल्क बड़ा होता है गामा सबमर्ज से, मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस 1 पर ज्यादा था। जब 1 पे वाटर टेबल थी तब इफेक्टिव स्ट्रेस ज्यादा था, 2 पर आने के कारण अगर 2 वाला माइनस कर दिया तभी तो ये वैल्यू पॉजिटिव आई। अगर हम ये कह रहे हैं कि 1 माइनस 2 वाली वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हुआ, रिड्यूस हुआ ना। यहाँ पे जो था पहले, अगर ग्राउंड वाटर टेबल यहाँ थी तब जो इफेक्टिव स्ट्रेस था
माइनस, अब ग्राउंड वाटर टेबल यहां आ गई, अब जो इफेक्टिव स्ट्रेस है अगर इन दोनों का माइनस कर रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब यही तो हुआ कि इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस हो रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीजेस। तो आप लिख सकते हैं नीचे एक लाइन, इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीजेस बाय एन अमाउंट ऑफ H इंटू गामा बी माइनस गामा सबमर्ज्ड, H इंटू गामा बी माइनस गामा सबमर्ज से वो रिड्यूस हो रहा है, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट, नेक्स्ट केस देखिए, व्हेन वाटर टेबल लोअर हो जाती है, अब की बार ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो, अब की बार ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर से नीचे आई, लोअर हुई, तो लोअर होते ही जस्ट इमीडिएटली अगर आप देखेंगे तो ये सॉइल सैचुरेटेड रह जाएगी, ये जो H डेप्थ वाली है। अगर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम देखेंगे तो ये सॉइल ड्राई हो जाएगी, तो वो आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें दो केस बनेंगे, व्हेन ग्राउंड वाटर टेबल इज लोअर ड्यू टू पंपिंग आउट ऑफ वाटर, सॉइल विल बी ट्रीटेड एज सैचुरेटेड इन लोअर्ड वाटर टेबल जोन, या फिर लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो वो सॉइल जो है बल्क कंडीशन में पहुंच जाएगी या फिर ड्राई कंडीशन में पहुंच जाएगी। तो आपके पास एक्सप्रेशन सेम ही रहेगा। जब आप ये लिखने जाएंगे ना, अब की बार कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ग्राउंड वाटर टेबल 2 पर थी तो क्या एक्सप्रेशन है, फिर 1 पर थी तो क्या एक्सप्रेशन है, वो सेम एक्सप्रेशन सेम ही वैल्यूज चलेंगी। बस अब की बार ये वाली जो सॉइल है ये यहाँ पर सैचुरेटेड की तरह कंडीशन कंसीडर होगी, तो मतलब गामा बी की जगह गामा सैचुरेटेड आ जाएगा, इतना सही डिफरेंस आएगा। गामा बी की जगह गामा सैचुरेटेड आ जाएगा, इतना डिफरेंस आने वाला है। तो आप अगर चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस बताएंगे, अगर आप चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस बताएंगे कि इफेक्टिव स्ट्रेस चेंज जो आया C के ऊपर वो कितना आ गया, तो सेम इक्वेशन लिख सकते हैं, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा सबमर्ज्ड। एंड ऑब्वियसली अब की बार होने क्या वाला है, यहां पर ये वाली सॉइल सैचुरेटेड है, यहां से यहां ग्राउंड वाटर टेबल अगर नीचे जा रही है तो उस केस में इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, इंक्रीज होगा इस अमाउंट से, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीजेस बाय दिस मच अमाउंट। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म के केस में क्या बन जाएगा आपके पास, गामा बल्क बन जाएगा, ये गामा सैचुरेटेड की जगह पर लॉन्ग टर्म में अगर आप बात करेंगे तो ये गामा बल्क ही रहेगा। बस डिफरेंस ये आ जाएगा, ग्राउंड वाटर टेबल जब लोअर होती है तो इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करता है, ग्राउंड वाटर टेबल जब राइज करती है तो इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस होता है। लिख लीजिएगा, आप एक लाइन लिख लीजिएगा, व्हेन ग्राउंड वाटर टेबल राइजेस, जैसा कि प्रीवियस केस में था, कंक्लूजन यही है, व्हेन ग्राउंड वाटर टेबल राइजेस इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीजेस, व्हेन ग्राउंड वाटर टेबल इज लोवर्ड तो इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज कर जाता है। यह सिंपल देख लीजिए, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर। अगर पोर वाटर प्रेशर होगा ही नहीं तो, या फिर यू की वैल्यू जितनी कम होती चली जाएगी, पानी जितना कम होगा वहां पर वाटर टेबल चली जाएगी, उतना ही इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा। जितना ही ग्राउंड वाटर टेबल राइज होगा, मतलब यू की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, उतना ही सिग्मा बार कम होगा। लास्ट केस, नेक्स्ट केस इसका आता है, आज पता नहीं क्या ही हुआ है इसको, चलिए एनीवेज खुद से क्वेश्चन लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट केस आता है कैपिलरी जोन वाला, लास्ट वाला आता है केस 4, लिख लीजिए, केस 4, कैपिलरी राइज इन सॉइल। कैपिलरी राइज इन सॉइल की अगर हम बात करें तो कैपिलरी राइज अगर आपको देखने को मिल जाता है, ये सॉइल थी आपकी और इस सॉइल के अंदर ग्राउंड वाटर टेबल तो थी यहां तक ही, लेकिन अब कैपिलरी राइज आ गया।
अब मैं इस केस में कैपिलरी राइज टॉप तक बना रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो सकता है, किसी भी डेप्थ तक कैपिलरी राइज हो सकता है, मैंने बस यहां तक बना दिया कि कैपिलरी राइज यहां तक है। जो भी हमने डेप्थ्स कंसीडर की थी, इसको हमने h1 कंसीडर किया था तो h1 ले लेंगे, इसको हमने h कंसीडर किया था तो इसको h ले लीजिए। लेयर्स की डेजिग्नेशन सेम ले लेंगे जैसे पहले हमने लिए थे। अब आप मुझे ये बताएं, कैपिलरी राइज जब आता है तो कैपिलरी राइज की वजह से सॉइल सैचुरेट हो जाती है, गामा सैचुरेटेड हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि ग्राउंड वाटर टेबल यहाँ पर रही होगी तो इसीलिए ये कैपिलरी राइज भी देखने को मिला हमें। लेयर्स के नाम दे देंगे उसी तरीके से, ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, ये लेयर 3 है। जब भी कैपिलरी राइज आएगा तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? ऑलवेज ड्रॉ द पोर वाटर प्रेशर डायग्राम फर्स्ट। गलतियां आप चाहते हैं अगर कि ना हो हमसे क्वेश्चन में, तो हमेशा क्या करें आप? रिमेंबर, कैपिलरी राइज वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा डाउट्स वाले होते हैं, तो इसमें बस एक चीज याद रखिएगा तो आपको डाउट ही नहीं आएंगे। क्या चीज याद रखनी है? ऑलवेज ड्रॉ पोर वाटर प्रेशर डायग्राम फर्स्ट। बाकी चीजें क्वेश्चन में बाद में करेंगे, सबसे पहले पोर वाटर प्रेशर डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। वो ड्रॉ किया, फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि कैपिलरी प्रेशर इन कैपिलरी फ्रिंज या कैपिलरी जोन इज नेगेटिव। यहां पर नेगेटिव प्रेशर होता है, ग्राउंड वाटर टेबल से ऊपर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव। तो मैंने आपको बोला सबसे पहले आप कुछ मत करिए, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। तो इसका मतलब क्या था कि आपने रेफरेंस लाइन बनाई, ये रेफरेंस लाइन यहां पर, ये रेफरेंस लाइन यहां पे बनाई आपने। रेफरेंस लाइन बना करके आपने पोर वाटर जो प्रेशर डायग्राम है सबसे पहले ही बना दिया। आपको पता है ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे पोर वाटर प्रेशर पॉजिटिव चलता है, तो आपने पॉजिटिव वैल्यूज बनाई और वो वैल्यूज कितनी मेंशन कर दी यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया कि गामा डब्ल्यू, ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे चलना है, गामा डब्ल्यू इंटू एच आपने मेंशन कर दिया। ये वैल्यू पॉजिटिव रहती है। अगर आप कैपिलरी जोन के अंदर जाएंगे तो ग्राउंड वाटर टेबल से हमेशा याद रखिएगा, कैपिलरी जोन में जब भी पोर वाटर प्रेशर डायग्राम बनाएं तो ग्राउंड वाटर टेबल से डायग्राम बनाना शुरू करना है। नीचे पॉजिटिव ट्रायंगल चलेगा, ऊपर नेगेटिव ट्रायंगल चलेगा। तो अब आप ऐसे वैल्यू बनाएंगे, यहाँ पे ये ऊपर नेगेटिव वाला ट्रायंगल चलेगा और कुछ इस प्रकार से चलेगा। यहां पर नेगेटिव वैल्यू रहेगी और वो नेगेटिव वैल्यू कितनी रहेगी? गामा डब्ल्यू इंटू, अब यहां से आपको डायग्राम बनाना है, उल्टा डायग्राम बनाना है। जितनी डेप्थ तक आप ऊपर चले जा रहे हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे डेप्थ कंसीडर करते हैं, जितनी डेप्थ तक ऊपर चले जा रहे हैं उतनी डेप्थ से गामा डब्ल्यू इंटू एच, गामा डब्ल्यू इंटू एच वो करते चले जाएं। यहां पर h1 डेप्थ तक पहुंच गए तो गामा डब्ल्यू इंटू h1 ये नेगेटिव के साथ आपकी वैल्यू आ गई। पोर वाटर प्रेशर डायग्राम पहले बनाना है। पोर वाटर प्रेशर डायग्राम के तहत सबसे पहले हमने यहाँ पर U1 की वैल्यू जो लिखी वो माइनस गामा डब्ल्यू इंटू H1 लिखी। फिर U2 की वैल्यू जो हमने लिखी तो वो U2 की वैल्यू कितनी है? 0 है, ग्राउंड वाटर टेबल पर है। अगर U3 की वैल्यू लिखी तो वो हमारे पास गामा डब्ल्यू इंटू एच आई। अब अगर टोटल स्ट्रेस की वैल्यूज अब लिख लीजिए। टोटल स्ट्रेस फर्स्ट लेयर पर अगर आप लिखेंगे तो फर्स्ट लेयर पर टोटल स्ट्रेस 0 है, लेकिन पोर वाटर प्रेशर फर्स्ट लेयर पर लिखने जाएंगे तो वो होगा टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर। टोटल 0 है लेकिन पोर वाटर प्रेशर है माइनस गामा डब्ल्यू इंटू H1। तो आपके पास आंसर क्या आ गया यहाँ पर? गामा डब्ल्यू प्लस का इंटू H1। इफेक्टिव स्ट्रेस नॉन जीरो आया पहले ही यहाँ पर। उसके बाद देखें सेकेंड लेयर के ऊपर अगर आपने टोटल स्ट्रेस बताया सेकेंड लेयर पर, तो टोटल स्ट्रेस की वैल्यू सेकेंड लेयर पर कितनी आई? यहां से यहां तक तो H1 इंटू गामा सैचुरेटेड आई, तो गामा सैचुरेटेड इंटू H1। फिर पोर इफेक्टिव स्ट्रेस देखेंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस भी कितना आ जाएगा हमारे पास? गामा सैचुरेटेड इंटू H1 आ जाएगा। कहाँ का लिख दिया मैंने? सेकेंड का लिखना है इफेक्टिव स्ट्रेस, तो ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड के केस में। थर्ड के केस में अब ध्यान रखिएगा टोटल स्ट्रेस गामा सैचुरेटेड इंटू H1
प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू एच। इफेक्टिव स्ट्रेस अगर देखेंगे 3 पे तो वो कितना आएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस 3 पे देखिए तो गामा सैचुरेटेड इंटू H1 प्लस, अब ये गामा सैचुरेटेड इंटू एच माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच करेंगे तो वो गामा सबमर्ज्ड इंटू एच बन जाएगा। इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर किया, ये एक्सप्रेशन आ गया। तो अब टोटल स्ट्रेस के डायग्राम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली हमें, अब टोटल स्ट्रेस के डायग्राम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें। ऊपर ही ऊपर कितना 0, फिर गामा सैचुरेटेड इंटू H1, फिर यहाँ पे आते आते गामा सैचुरेटेड इंटू H1 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू H, तो कुछ ऐसे बना दिया हमने। यहाँ पे 0, ये टोटल स्ट्रेस का डायग्राम है, ये आपके पास गामा सैचुरेटेड इंटू H1, ये आपके पास गामा सैचुरेटेड इंटू H1 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू H, ये बन गया। अब अगर इफेक्टिव स्ट्रेस का बनाएंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस में हमें ध्यान रखना है, इफेक्टिव स्ट्रेस वाले डायग्राम के अंदर ये ध्यान रहेगा आपको, इफेक्टिव स्ट्रेस में टॉप पर कितना नॉन जीरो, कितना वैल्यू, तो गामा डब्ल्यू इंटू H1, फिर गामा सैचुरेटेड इंटू H1 यहां आते आते, और फिर यहां पर गामा सैचुरेटेड इंटू H1 प्लस गामा सबमर्ज्ड इंटू H, ये लिखेंगे। रिजल्ट वगैरह सब टाइम पे आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, आपके पास सब कुछ टाइम पे चल रहा है। ठीक है, तो सारे केसेस आई होप हमारे कवर हो गए हैं। अब आपको सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नेक्स्ट सेशन में शुरू करते हैं। अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम है संदीप जानी, मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। और जितने भी इफेक्टिव स्ट्रेस के केसेस बन रहे हैं वो हमने कर लिए, क्वेश्चंस करने हैं, तो क्वेश्चंस में और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं वो हम देख लेंगे। इसी तरीके से पढ़ते रहिए दोस्तों। मेंस के जो सेशन है, मेंस के सेशन थोड़े क्वेश्चन लंबे होंगे, एक सेशन के अंदर 3-4 क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन कवर तो हमें करना ही है, पढ़ने तो हमें है ही। तो आप ये मत देखिएगा कि हाँ ऑब्जेक्टिव की तरह है, फटाफट से चीज़ें हो जाए, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप बेटर होते चले जाएंगे मेंस में। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। इस सेशन को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में।